नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आंसर राइटिंग सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे अभ्यास प्रश्न संख्या यहाँ पे 17 होगा। लगभग हम लोग 20 प्रश्न यहाँ से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद से हम लोग बाकी का जो अन्य सब्जेक्ट है जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया, करेंट हो गया, उसको भी हम लोग बारी बारी से पूरा करेंगे। तो थोड़ा सा इसमें कंटेंट अच्छा खासा हो जाए हिस्ट्री में, उसके बाद से बाकी अन्य सेगमेंट की तरफ भी हम लोग मूव करेंगे। इसके अलावा देखिए आपको लास्ट में मिलता है, वीडियो के लास्ट में एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पे अभ्यास प्रश्न मिलता है जिसका आंसर राइटिंग करके आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करना होता है। पूरी तरीके से उसकी रिव्यू की जाती है, तभी तो आप अपने जो भी स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक जो सेक्शन है उसको आप अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे। पूरी की पूरी यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आंसर राइटिंग फॉर ऑल सब्जेक्ट प्ले लिस्ट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेक कर सकते हैं। अब आज का जो प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है, देख पा रहे हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत में औपनिवेशिक विरासत के तत्वों की यहाँ पे चर्चा कीजिए। प्रश्न देखिए जितना सीधा है यहाँ पे, ठीक है, उतना आपको सीधे तरीके से लिखना नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में औपनिवेशिक विरासत के तत्वों की चर्चा करें। थोड़ा इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश करता हूँ कि आखिर अगर औपनिवेशिक विरासत है तो आपको एक न्यूट्रल जो आंसर राइटिंग करना है, किधर अधिक आपको मूव करना होगा, पॉजिटिव की तरफ या फिर निगेटिव की तरफ। देखिए यहाँ पे औपनिवेशिक विरासत है। आज वर्तमान में आप जो भी चीज़ आप देख लीजिए, चाहे हम लोग अगर संविधान की भी बात करें तो 1935 के तत्वों को बहुत हद तक उसमें शामिल किया गया है। जो भी पिलर है भारत का, ठीक है, तीन जो पिलर है यहाँ पे, चाहे हम लोग बात कर ले विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की बात कर ले, इसके अलावा जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, आज वर्तमान में जिस आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ये तो वहीं से सब निकल के आया हुआ है। रेलवे हो गया, डाकघर हो गया, या फिर इतने सारे जो सुधार जो कार्यक्रम हुए, देखिए वो सारा का सारा यहाँ पे औपनिवेशिक विरासत के तत्व ही कहीं न कहीं यहाँ पे मौजूद है। अब ऐसा लग रहा होगा जब वो सारे तत्व हैं तो इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में यहाँ पे दिखाना सही होगा, क्योंकि वर्तमान में वही तो चीज़ें देखिए कितनी अच्छी तरीके से कार्य कर रही है। उस समय अगर रेलवे अगर नहीं बना होता तो आज बुलेट ट्रेन शायद इतनी जल्दी, ठीक है, बन नहीं पाता, या फिर पूरी तरीके से जो प्रोसेस में वो नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि उस समय देखिए भारत लंबे समय तक अगर अंग्रेज़ों के अधीन था, तो जो भी यहाँ पे इतिहासकार हैं, यहाँ पे खासकर जिसको हम लोग औपनिवेशिक इतिहासकार के रूप में जानते हैं, जो आज के समय में भी वो दावा करते हैं कि देखो भारत को हमने गुलाम बनाया, तो वे ऐसे नहीं बोलते हैं कि भारत को हमने गुलाम बना लिए, लगभग 200-300 सालों तक शोषण किया, बल्कि वो बोलते हैं कि भारत को हमने, ठीक है, पूरी तरीके से सभ्य बनाया। आज वर्तमान में जो भारत कहीं न कहीं एक सभ्यता का प्रतीक है, वो हमारी वजह से है। भारत के इतिहास देख लो पहले तो पूरी तरीके से बर्बर हिंसा, या फिर कोई यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई आधुनिकता नहीं, वो सारे चीज़ों तो मतलब हम लोगों ने दिया हुआ है। ये यहाँ पे अंग्रेजी इतिहासकारों का, यहाँ पे जो भी ब्रिटिश औपनिवेशिक जो इतिहासकार हैं उन लोगों के द्वारा आज भी ये आर्गूमेंट किया जाता है। लेकिन भारत में जब यहाँ पे राष्ट्रवादी, ध्यान रखिएगा मैं नेशनलिज्म, यहाँ पे जो हिस्ट्री जो राइटर जो अप्रोच है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, इन लोगों के द्वारा पूरी तरीके से देखिए यह प्रूफ यहाँ पे कर ही दिया गया है कि ठीक है, तुम लोगों ने सारा काम किया है, हमें रेलवे, सड़क, बिजली, सारा का सारा जो भी यहाँ पे व्यवस्था हमें दिया है, लेकिन वो व्यवस्था तुमने हमें इसीलिए नहीं दिया है कि तुमको हमें सभ्य बनाना है। हमने वो व्यवस्था, तुमने हम लोगों को व्यवस्था इसीलिए उस समय दिया था कि तुम्हारी जो मूलभूत जो आवश्यकता था, तुम्हारा जो उद्देश्य था, जो औपनिवेशिक हितों से परिचालित हो रहा था, वो पूरी तरीके से पूरा हो सके। तो मेरी बात आप लोगों को बिल्कुल आपको पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ठीक है, इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी औपनिवेशिक विरासत के तत्वों की आप लोग चर्चा करिए, क्योंकि आप लोग बीए का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि सारा सारा चर्चा कर लिए लगभग, ठीक है, 400-500 शब्दों में आपको सीमित शब्दों में औपनिवेशिक विरासत की तत्वों की चर्चा करते हुए इसको तर्क संगत मतलब बोलते हैं, इसके साथ जस्टिफाई करना है, अर्थात निगेटिव के चीज़ों की तरफ, निगेटिविटी जैसे चीज़ों की तरफ मोड़ना है कि देखो ये कहीं न कहीं औपनिवेशिक हितों से परिचालित हो रही थी।
आशा करता हूँ आप लोगों को कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा। लेकिन अब जितना भी आप क्रिटिसाइज यहाँ पे करेंगे, निष्कर्ष में थोड़ा बहुत आपको बैलेंस करना होगा कि देखो ठीक है, औपनिवेशिक विरासत से तो परिचालित यहाँ पे हो रहा था, लेकिन वर्तमान में अगर ये चीज़ कहीं न कहीं अगर हमें पूरी तरीके से एक आधुनिक बना रही है, हमारी मतलब जो भी लाइवलीहुड है, लाइफ स्टाइल को अगर सुगम बना रही है, तो उसके पीछे कहीं न कहीं देखेंगे तो औपनिवेशिक जो हित था, ठीक है, या फिर औपनिवेशिक जो कार्य था, आज वही तो पूरी तरीके से पिलर का कार्य कर रहा है। तो थोड़ा बहुत आपको, मतलब मैं कह रहा हूँ कि 90% आप नेगेटिव दिखाइए तो 10% थोड़ा मजबूरी है आपको यहाँ पे कि थोड़ा बहुत आपको गुणगान करना भी होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों का फ्रेमिंग अच्छा हो गया होगा। चलिए हम लोग अब बात करते हैं यहाँ पे सिनॉप्सिस की, किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। भूमिका में कुछ है नहीं, देखिए भारत की स्वतंत्रता का संक्षेप में इस तरीके से उल्लेख करना है कि लगना चाहिए कि भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत को क्या क्या यहाँ पे मिला, ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो मेन बॉडी जो पार्ट होगा, औपनिवेशिक विरासत, और यहाँ पे एक शब्द मैंने लिखा है तर्क संगत। जो भी औपनिवेशिक विरासत को तर्क संगत यहाँ पे एक कंक्लूजन के तौर पे आपको पहुँचाना है। बहुत अधिक देखिए डिटेलिंग नहीं करनी है, ठीक है। यूपीएससी में शब्द सीमा की यहाँ पे लिमिट होती है। मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप पीसीएस की आंसर राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेमिंग देखिए पूरा पूरा यूपीएससी वाला ही रहेगा। उसको थोड़ा सा है ना कि डिटेलिंग करना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल, यूपीएससी में जितना हो सके आप हॉरिजॉन्टल जो डायमेंशन है, अधिक से अधिक पॉइंट को कवर करने का प्रयास कीजिए। कहानी आपको बहुत कम लिखना है। और अगर मैं स्टेट पीसीएस की बात करूँ, देखिए ये डायमेंशन इतना रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें आपको थोड़ा वर्टिकली यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको, ठीक है, थोड़ा गोता लगाना होगा। हर एक चीज़ को यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करना होगा, जिससे कि आपकी शब्द सीमा यहाँ पे बढ़ जाए। अब यहाँ पे लास्ट में आपको हो जाएगा निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप थोड़ा बहुत बैलेंस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अंग्रेजों को भी श्रेय दे सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए भूमिका के तौर पे बड़ा आसान भूमिका है कि भारत लगभग एक सदी तक, देखिए यहाँ पे तो प्रत्यक्ष ब्रिटिश प्रशासनिक नियंत्रण में था। अगस्त 1947 में देखिए ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की। हालांकि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के इस क्षेत्र पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। बहुत देखिए कितना कंक्रीट शब्द है यहाँ पे, सीमित शब्दों में आपने यह पूरी तरीके से बता दिया। उसके बाद से ब्रिटिश शासन की विरासत देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को प्रभावित करती रहती है। आज भी देखिए कर रही है, चाहे हम लोग किसी भी क्षेत्र की हम लोग बात कर लें, आर्थिक की बात कर लें, यहाँ पे सामाजिक, देखिए सामाजिक में आप सती प्रथा को, ठीक है, जब भी आता है फिर कैसे भूल सकते हैं। इतनी सारी यहाँ पे सामाजिक जो बुराइयाँ थी, कहीं न कहीं देखेंगे तो उस समय अंग्रेज़ों के दौर में वो सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो रही थी। तो काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखिए बॉडी जो पार्ट है, यहाँ पे बॉडी पार्ट में आपको दिखाना है कि औपनिवेशिक विरासत के जो भी तत्व हैं इसको सिंप्लीफाई करके आपको लिखना है। जैसे कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, क्या आपको लगता है कि अंग्रेजी भाषा का जो प्रयोग है आपको याद होगा? ठीक है, जो दो गुटों में पूरी तरीके से यहाँ पे बटा हुआ था, जिसमें कि मैकाले की पूरी तरीके से, ठीक है, जीत हो गई। तो क्या आपको लग रहा है कि मैकाले ने अगर अंग्रेजी भाषा को यहाँ पे रिकमेंड किया तो मैकाले का उस समय का जो स्टेटमेंट था कि देखिए जो यूरोपीय जो ज्ञान है ना, यूरोपीय ज्ञान का लाइब्रेरी का एक जो कोना, एक जो खाका है, वो पूरे के पूरे भारतीय जो लाइब्रेरी है, भारतीय जो धर्म ग्रंथ है, भारतीय जो इतिहास है, उसके पूरी तरीके से बराबर है। इतना ये, ठीक है, यूरोपीय ज्ञान को वो पूरी तरीके से सर्वोच्च ठहराने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं देखिए उसमें एक अहम का जो भाव आता है, क्योंकि हमारे लिए अगर हम लोग बात करें वेद की, मतलब जो भी वेद ग्रंथ, जो भी यहाँ पे उपनिषदों की बात करें, तो माना जाता है कि उसका कोई विकल्प ही नहीं है पूरे विश्व में। तो इस तरीके से अगर अंग्रेजी भाषा का यहाँ पे प्रयोग करके कहीं न कहीं देखिए अब भारतीयों में थोपा जा रहा था, एक सबसे बड़ा जो यहाँ पे कारण था वो था औपनिवेशिक हित। औपनिवेशिक हित इन द सेंस कि आपको समझना है कि अंग्रेजों का एक ऐसा, आप कह सकते हैं कि मिडिल वर्ग के रूप में भारतीय लोग यहाँ पे तैयार हो जाए। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि रंग रूप में पूरी तरीके से भारतीय हो और आचार विचार में पूरी तरीके से अंग्रेज हो, ताकि वो अंग्रेजों की पूरी तरीके से सहायता कर सके, चाटुकारिता कर सके। और वही जो लोग हैं जो ब्रिटेन में औद्योगिकरण से जो वस्तुएं आ रही है उसका एक अच्छा खासा, आप कह सकते हैं कि उपयोग भी कर सके। तो इस बात को आप लोग बिल्कुल यहाँ पे समझना होगा। लेकिन अब यही जो अंग्रेजी भाषा है, देखिए आज तक, अभी तक यूपीएससी में चल रहा है, हिंदी मीडियम है, ये इंग्लिश मीडियम है, क्या कहीं न कहीं
एक जो शहर के रूप में या फिर एक गांव के रूप में अगर भारत को देखेंगे तो क्या ये डिवीज़न नहीं कर रहा है? सोच के देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको नहीं दिखाना है कि अंग्रेजी थोप दिया तो बहुत अच्छा किया, आप जितने मॉडर्न हो गए, आज ये कमर्शियल लैंग्वेज बन गया है, तो इसका आपको बताना होगा। ठीक है, फिर से कि देखिए जापान हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, वहाँ पे तो कोई अंग्रेजी भाषा जैसी कोई वहाँ पे लैंग्वेज नहीं है। रीजनल भाषा में उन लोगों ने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया। तो अगर भारत में भी अगर अंग्रेजी को अगर नहीं थोपा गया होता तो क्या पता आज, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज में या फिर एक बहुसंख्यक आबादी के द्वारा अगर हिंदी को बोला जा रहा है तो उस भाषा में अगर एक भाषा होती तो और अच्छा अच्छा टैलेंट यहाँ पे निकल के आता, भारत बढ़ता नहीं। समझना है चीज़ों को। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान देखिए अंग्रेजों ने पूरे देश के लिए यहाँ पे आधिकारिक भाषा के रूप में यहाँ पे कार्य किया। आज भी अंग्रेजी जो देखिए यहाँ पे राजभाषा के रूप में कहीं न कहीं यहाँ पे बनी हुई है। सारा काम देखिए देखा जाए ना अगर, ठीक है, ऑफिशियली वर्क के रूप में भारत सरकार का भी इवन जो काम है देखिए ऑफिशियली का जो काम है देखिए पीआईबी हो गया, उन्हें अधिकतर जो चीज़ें देखेंगे तो अंग्रेजी में ही होता है। कॉरपोरेट की तो बात ही छोड़ दी है, वहाँ तो सारे, ठीक है, अंग्रेज की औलाद ही पैदा होते हैं। यह सामान्य बोलचाल की भाषा और उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में यहाँ पे कार्य करती है। इसके अलावा देखिए अंग्रेजी के उपयोग ने शहरी और ग्रामीण भारत के बीच एक आर्थिक एवं सामाजिक विभाजन पैदा कर दिया है। अब देखिए कितना सीमित शब्दों में आपने बता दिया, लेकिन यही है कि आंसर राइटिंग करेंगे ना तो लगेगा कि 2-4 लाइन और जोड़ दें, थोड़ा कहानी और लिख दें। उससे क्या होगा कि आपके आंसर में भटकाव होगा, शब्दों की जो सीमा होगी, आपको देना कहीं और था, आप दे देंगे कहीं और दे देंगे और बोलेंगे कि एग्ज़ाम में तो हम लिख के आए लेकिन नंबर नहीं मिला। यही है एग्ज़ाम में, ठीक है, पेशेंस भी रखना होता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दूसरे पहलुओं पे। ठीक है, दूसरा जो पहलू है इसका ब्रिटिश शासन के 3 स्तंभ, वही जिसको हम लोग आज, ठीक है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और, ठीक है, लेजिस्लेटिव के रूप में यहाँ पे बांटते हैं। तो शुरू से यहाँ पे चला आ रहा है। कानून और व्यवस्था का प्रावधान ब्रिटिश शासन का एक महत्वपूर्ण योगदान था। इसमें नौकरशाही हो गया, पुलिस हो गया और यहाँ पे सेना हो गया। भारत में कहा जा रहा है कि ब्रिटिश राज का रीढ़ था। भारतीयों को तो देखिए समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी तक तो भारत में पूरी तरीके से राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं चल रही थी, चाहे वो, ठीक है, मुस्लिमों के अधीन हो, चाहे भारतीय शासकों के अधीन हो। एक ही जो सत्ता का केंद्र होता था, सर्वे सर्वा होता था, वो शासक ही होता था। उसके मुंह से जो निकल जाए वही जुडिशरी, वही एग्जीक्यूटिव, वही लेजिस्लेटिव। तो यहाँ पे जो सिस्टम जो लाया गया था भारतीयों को कितने तो समझ ही नहीं आता था, लेकिन इस सिस्टम के तहत ही इतना देखिए स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जो कि इससे कोई यहाँ पे बच नहीं पाएगा। आज भी देखिए भारत अगर कहीं ना कहीं अगर एक तरीके से एक रूप में अगर चल रहा है तो कितना बड़ा इसका यहाँ पे रोल है, समझ सकते हैं आप। भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में जाने वाला भारतीय जो सिविल सेवा का उत्तराधिकारी अभी भी स्टील फ्रेम पूरी तरीके से बना हुआ है, जिस पर स्वतंत्र राष्ट्र की स्थिति और विकास मुख्य रूप से निर्भर करता है। देखिए यहाँ पे जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस की, सोचिए, ठीक है, अगर एक आप डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे जा रहे हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है कि कोई अगर बड़ा जिला है तो वहाँ पे 1 मिलियन पॉपुलेशन भी, समझ रहे, 10 लाख से ऊपर लोग भी हो सकते हैं। सोचिए उन 10 लाख लोगों का भविष्य सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक जो डीएम है कहीं न कहीं उसके कार्य नीतियों पे यहाँ पे टिका हुआ है। कितनी अच्छे तरीके से वो कार्य कर पाता है। तो आपको समझना है यहाँ पे कि देखिए आज भी एक फंक्शन कर रहा है, शानदार तरीके से फंक्शन कर रहा है। इसीलिए इतना भाग दौड़ है इस फील्ड में कि हमें भी बनना है, आईएएस बनना है, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन आपको, ठीक है, ये भी बात बताना है कि हालांकि आम लोगों के प्रति चाहे पुलिस का रवैया हो गया, चाहे यहाँ पे आईएएस का यहाँ पे रवैया हो गया, सब यहाँ पे देखेंगे तो अभी भी औपनिवेशिक प्रकृति का बना हुआ है। खासकर अगर हम लोग बात करें भारतीय पुलिस व्यवस्था में कितना यहाँ पे कमेटी बैठ गया कि पुलिस को, मतलब जो भी यहाँ पे रिफॉर्म है, इतना सारा पुलिस यहाँ पे रिफॉर्म किया गया, लेकिन क्या अभी भी उस रिफॉर्म के बावजूद भी पुलिस का जो इमेज है, देखिए क्या अंग्रेजों की छवि से बाहर आ पा रही है? सोचिए, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एक आम व्यक्ति अभी भी पुलिस को देख के उतना कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें, वो शोषण कह सकते हैं, वो गुलामी कह सकते हैं, ठीक है, वो डर भय का जो माहौल कह सकते हैं, वो आज भी लोगों के दिलों में पूरी तरीके से जिंदा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे एक एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना। अंग्रेजों ने पहली बार पूरे उपमहाद्वीप को एक शाही शासन के अधीन पूरी तरीके से ला दिया। खासकर 1857 की लड़ाई के बाद से तो पूरी तरीके से देखिए यहाँ पे भारत ब्रिटिश
क्राउन के पूरी तरीके से यहाँ पे अधीन हो गया, प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे अधीन हो गया। सोचिए, एक शाही शासन के अधीन यहाँ पे ला दिया गया। ब्रिटिश शासन के तहत एक एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था संभव हो पाई। यह देश के दूर दराजों के इलाकों तक भी पूरी तरीके से यहाँ पे पहुँच गई। तो क्या अब ये लॉ एंड ऑर्डर को बेहतरीन तरीके से अगर किया जा रहा है तो इसीलिए किया जा रहा है कि भारत के लोगों के साथ या फिर जो भी भारतीय हैं यहाँ पे गांव से शहर तक, उन तक सारी योजनाएं पहुंच जाए, सुख सुविधा पहुंच पाए? नहीं, यहीं पे यहाँ पे लास्ट में थोड़ा थोड़ा आपको क्रिटिसाइज यहाँ पे करके चलना है कि हालांकि स्वतंत्रता के लगभग 75 वर्षों के बाद भी हम ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए कई कानूनों का यहाँ पे पूरी तरीके से पालन कर ही रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। चौथे नंबर पे है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा, मतलब एक होता है ना रिस के रिसने वाला भारत के लिए घाव, वो है विभाजन। विभाजन की जो समस्या है अभी भी भारत देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे झेल रहा है। कश्मीर को लेके कितने सारे जो पॉलिटिशियन हैं, देखिए उसी कश्मीर को लेके यहाँ पे चुनाव जीत भी जाते हैं, हार जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा, देखिए यहाँ पे समझ रहे हैं ना, मतलब एक तुरुप का एक्का यहाँ पे साबित हो जाता है विभाजन में, खासकर कश्मीर के मुद्दे को लेके हम लोग बात करें तो विभाजन क्या हुआ, तो क्या ये भारत के लिए इतना अच्छा रहा? सोचिए, आज अगर विभाजन नहीं हुआ होता तो हो सकता है कि भारत, ठीक है, विश्व का नंबर 1 देश जल्दी बन जाता है या फिर बन गया भी होता। ये भी हो सकता है कि अगर ये विभाजन नहीं हुआ होता तो क्या पता आज, ठीक है, स्थिति कुछ और ही होती, समस्याएं और बढ़ गई होती। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे हम लोग विभाजन का दम, उसका जो नकारात्मक पहलू को आज तक झेल रहे हैं, तो उसको भी कहीं न कहीं आपको निगेटिव के तौर पर दिखाना होगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन सबसे बड़ी औपनिवेशिक विरासत है जिसके कारण देशों के बीच संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप दक्षिण एशियाई देश दुनिया के सबसे यहाँ पे विघटित क्षेत्रों में से एक बना हुआ है। 1947 में देखिए यहाँ पे विभाजन हुआ, अभी तक क्या, देखिए अभी तक लगभग 75 साल, अब 75वां हम लोग स्वतंत्रता दिवस भी अभी मनाने वाले हैं जस्ट। क्या अभी तक ये ठीक हुआ? विश्व की एक से एक समस्याएं, ठीक है, बर्लिन की दीवार यहाँ पे गिर गई, एक से एक जो समस्याएं यहाँ पे रिजल्व आउट हो गया। लेकिन ये सबसे बड़ा जो दुनिया का भयंकर, समझ पा रहे कि नहीं, हाँ, ये मुद्दा है, और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का मुद्दा, मतलब ये दो जो ऐसे मुद्दे हैं, ये लगता है कि कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा। तो सोचिए, अगर उस समय अगर हुआ ही नहीं होता तो आज भले ही उसका परिणाम कुछ और होता, सकारात्मक नकारात्मक, लेकिन चूंकि आज इस विभाजन से समस्याएं हो रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उस औपनिवेशिक, ठीक है, सरकार को दोष देना काफ़ी हद तक यहाँ पे सही होगा। इसके अलावा कश्मीर समस्या की जड़ें भी यहाँ पे देखिए तो ब्रिटिश यहाँ पे नीतियों में है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे बाकी जो चीज़ें हैं, देखिए रेलवे एवं सड़क का विकास किया तो किया गया यहाँ पे भारत में, जितना भी बंदरगाह था यहाँ पे, चाहे हम लोग पश्चिमी घाट की बात करें, पूर्वी घाट की बात करें, सारे बंदरगाहों को देखिए, रेल गांव गांव तक नहीं पहुंचा, लेकिन बंदरगाहों से सारा चीज़ों को, मतलब सारे यहाँ पे रेलवे को जोड़ दिया गया। आज देखिए इन्हीं बंदरगाहों से सड़क को कनेक्ट करने के लिए सरकार के द्वारा, आपको ध्यान होगा, सागर माला योजना को यहाँ पे चलाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं देखिए सागर माला का बहुत बड़ा जो उद्देश्य है कि बंदरगाहों तक, ठीक है, रोडों का या फिर ट्रेनों का सही तरीके से यहाँ पे विकास हो सके। क्यों हो सके? ताकि माल की आवाजाही है या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में काफ़ी हद तक सहूलियत मिले। तो क्या अंग्रेज इसीलिए कर रहे थे कि भारतीय आम जनता को यहाँ पे बहुत मतलब सुविधा हो जाए? सोचिए इस चीज़ को। ऑलरेडी जब रेलवे का विकास हो रहा था तो जो ब्रिटेन में जो रेल का विकास हुआ उससे 10 गुना से अधिक जो खर्च इस भारत में किया गया। इसीलिए दादा भाई नौरोजी के द्वारा बोला भी गया कि जो ये रेलवे है ना, दूसरों की बीबी के, सोचिए, ठीक है, दूसरों की बीबी के मतलब समान है, जिसको सिंगार पटार यहाँ पे किया जा रहा है। अब दूसरे की बीबी में कितना भी सिंगार पटार कर लेंगे, सोचिए, लोग तो यही बोलेंगे ना, तो भाई वो तो दूसरे की, आप कितना भी खर्चा कर लीजिए। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पे समस्या था। यहाँ पे रेल एवं जब सड़क का जो विकास हुआ, आज भले ही, ठीक है, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है, लेकिन उस समय अंग्रेज़ों ने बिल्कुल औपनिवेशिक हितों से परिचालित होकर इसका पूरी तरीके से डेवलपमेंट किया। उसी तरीके से यहाँ पे डाकघर प्रणाली है, उसी तरीके से भवन निर्माण हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे पॉइंट ऑफ डायमेंशन आप अपने से भी, ठीक है, यहाँ पे बना सकते हैं। इसका मैंने मेंशन जानबूझ के नहीं किया हुआ है, ठीक है,
और फिर वही बात आ जाएगी कि आप रेलवे एवं सड़क का विकास, फिर आप लिखने लग जाएंगे पहली बार जो रेल है 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चलाया था। बहुत अधिक उसकी यह मेंस में ज़रूरत नहीं होती है, पीटी में तो ऑलरेडी वहाँ से आपको जो भी डेटा है निकाल लिया जाएगा। यहाँ पे आपको जनरलाइज होके जितना बढ़िया से एनालिसिस करेंगे ना, और फिर अपना भी इनपुट आप देंगे। एनालिसिस का मतलब यही होता है कि जिन चीज़ों को आप समझे हैं ना, उसको आप अपने स्तर से सिंप्लीफाई करके, ठीक है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट आप दिखाएंगे तो उतना बढ़िया आपका संतुलित उत्तर होगा। अब चलिए फाइनल जो राउंड है हमारा, निष्कर्ष का जो राउंड है, देख पा रहे हैं औपनिवेशिक विरासत के कुछ प्रभाव भारत के लिए सकारात्मक थे, लेकिन कई ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों के घरेलू हितों पर प्राथमिकता देने की परिणति विकास के एक असमान पैटर्न पर कमजोर केंद्र सरकार के रूप में पूरी तरीके से मैंने कमजोर केंद्र सरकार के रूप में हुई। आपने यहाँ पे थोड़ा आपको दिखाया है, देखिए सकारात्मक यही है, थोड़ा पॉजिटिव, मतलब इतना अंग्रेजों को कोसना सही नहीं है। वर्तमान में चीज़ें अगर अच्छी हो रही है तो थोड़ा बहुत आपको वहाँ पे बताना होगा। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विदेशी नियंत्रण की एक सदी ने देश के विकास के सकारात्मक की अपेक्षा नकारात्मक रूप से यहाँ पे अधिक क्या होगा, प्रभावित किया होगा। अब सोचिए आज भले ही हम अंग्रेजों ने जो पिच तैयार किया, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का आज हम चौका छक्का लगा रहे हैं, उसमें भले ही चल रहे हैं, लेकिन उस समय सोचिए जब वो पिच तैयार किया जा रहा होगा अंग्रेजों के द्वारा, तो कितने लोगों की रोजी रोटी, झोपड़ी, लाइवलीहुड, उनका आज़ादी हर तरीके से छीन गया होगा। तो आप कैसे कह सकते हैं, उस समय भी लगभग, ठीक है, आपको मैंने बता दिया है कि 250 मिलियन के आसपास अगर भारत की आज़ादी थी, तो इतने लोगों के द्वारा तो कहीं न कहीं उस चीज़ को यहाँ पे झेला गया है। तो पॉजिटिव बहुत अधिक करना यहाँ पे सही नहीं होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता है, आंसर राइटिंग यही कंप्लीट होता है। अब जो प्रश्न है आज का, इसी तरीके से आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है कि जवाहरलाल नेहरू की नीतियों ने किस प्रकार राष्ट्र निर्माण और स्वतंत्रता के बाद भारत के एकीकरण में मदद की, विवेचना कीजिए। ठीक है, अच्छे से आप इसका लिखिए, आंसर करिए, टेलीग्राम ग्रुप में भेजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक शेयर कमेंट करते रहे, दोस्तों से भी अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराएं, ताकि जो भी आंसर राइटिंग में कंफर्टेबल नहीं है, अगर मेरे इस कोर्स से अगर वो जुड़ेंगे, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि देखिए उनका दिमाग खुलेगा, वे भी आंसर राइटिंग को कर पाएंगे। ठीक है, आपको बेनिफिट मिल ही रहा है तो इसका फ़ायदा उठाइए, वरना मार्केट में जाएंगे तो यही जो सारी जो कोर्सेज है आपको पेड कोर्स के रूप में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, ईमानदारी ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। हमेशा इस बात को गांठ बांध के रखिए, आंसर राइटिंग करते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।